Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy, where history comes alive. In today's video, I will be diving into the Anglo-Norman age along with my YouTube family, and we would be mainly focusing on the writers and the literary works produced during this era. Before we start, I would like to tell you that I have created a playlist History of English Literature. So if you haven't watched my previous videos yet, you can go and click the link in the description box. So let's get started. Before we go into the depth of Anglo-Norman era, I would like to tell you the difference between this word age, epoch and period. Now what is age? Age is something which consists of millions of years. For example, you can say he died because of heart attack at the age of 51. Now coming towards this next word, epoch. What does this word means? Epoch is basically something which contains millions of ages in it, and epoch is bigger than ages obviously, and you can say Victorian epoch. Now coming towards the term period. Now period is basically a long duration of time. It contains very much epochs and ages. It is something somehow related to epoch. Now what is the example of this word period? He had the periods of depression. Now let's talk about literature, and particularly English literature. What type of English literature was being produced during these Anglo-Norman age, Anglo-Norman era? सबसे पहली बात तो ये डाल लें कि ये जो पीरियड है आपके पास जो है वो मिडल इंग्लिश पीरियड है, और इसमें ये जो एज है ये एंग्लो नॉर्मन एज है, और इसके अंदर 3 एजेस हैं जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. यहाँ पर क्या था कि फ्रेंच आ गए थे, ज़ाहिर है विलियम आ गया था फ्रॉम नॉर्मेंडी, विलियम द कॉन्करर, जिसको अपने आप को बाद में नाम दिया, ठीक है, बिकॉज उसने फ़तह कर लिया था. तो अब क्या है कि यहाँ पर जब वो आया तो उसने जो है यहाँ पर फ्रेंच जो है उसको इंटरनेशनल मतलब नेशनल लैंग्वेज बना दिया. उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ पर फ्रेंच बोली जाने लगी, ट्राइलिंगुअल कंट्री बन गया, फ्रेंच, लैटिन और ओल्ड इंग्लिश जो कि एंग्लो सेक्शंस की थी वो बोली जाती थी. तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, एलीट क्लास थी, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप उनकी क्रिएट की गई और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया गया. तो एरिस्टोक्रेटिक टेस्ट जो था वो उस वक्त फॉर्म्स एंड ट्रूप्स का था, ठीक है, वो फॉर्म्स और ट्रूप्स पढ़ना चाहते थे. ना व्हाट इज़ फॉर्म्स एंड ट्रूप्स? ये एक काइंड ऑफ लव होती है इन विच यू होल्ड द हैंड्स, ठीक है. तो उससे क्या हुआ कि उससे जो है वो हीरोइक पोइट्री जो कि की जा रही थी एंग्लो सेक्सन टाइम में, और एंग्लो सेक्सन टाइम का एक बहुत बड़ा खासा थी, वो जो है वो रिप्लेस हो गई, ठीक है. और फिर क्या हुआ कि वो जो है वो इग्नोर भी होना स्टार्ट हो गई. अब फॉर एग्जांपल बेओवुल्फ की अगर हम बात करें तो बेओवुल्फ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजेंडरी वर्क है, ठीक है, जो कि उस दौर में प्रोड्यूस हुआ एंग्लो सेक्सन में. इसको लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर आज तक भी कहा जाता है. इट्स मीन कि इसके बाद इस जैसा कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट है. इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 3000 लाइन्स, रफली स्पीकिंग शायद 3181 लाइन्स हैं इसकी, ठीक है, 81 लाइन्स हैं, लेकिन आप इसको जाकर एग्जैक्ट डेट गूगल कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्या था कि इस पीरियड के अंदर जो है वो कोर्टली रोमांसेस और शिवलरी वगैरह जो थी वो मौजूद थी, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है, यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये लोग आए तो ये अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए, अकेले नहीं आए. फॉर एग्जांपल आप कह लें सोल्जर्स, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स, ठीक है, ये सब लोग लेकर आए, और इस टाइम पर जो है नॉलेज जो है उसका भी रिवाइवल हुआ था. अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जो लोग ये साथ लेकर आए, उनमें जो है वो क्रॉनिकल्स भी शामिल थे, ठीक है, और क्रॉनिकल किलर भी शामिल थे, ठीक है. अब क्या है कि क्रॉनिकल और क्रॉनिकलर जो है वो 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है. तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब जो क्रॉनिकल है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है राइटिंग का, ठीक है, एक फैक्चुअल रिटन अकाउंट है, ठीक है. और ये बेसिकली कंसिस्ट किस चीज़ पर करता है? ये कंसिस्ट करता है हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए होते हैं इनको, ठीक है. और ये जो है ये एक्यूरेटली जो है एक्सप्लेन करता है. इसके अंदर ये नहीं आप कर सकते कि आप विक्टोरियन एज जो है वो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक बना दो और आपकी जो एंग्लो सेक्शंस हैं वो एंड पर बिल्कुल वो लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक बने हुए हों. तो ऐसा नहीं हो सकता, और दरमियान में बाकी एजेस आ रहे हों,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ क्रोनिकलर। ठीक है, क्रोनिकलर अब सम is a person who writes, who compiles, who give the form of book to these events which he has seen and which he हैज़ इन हिज माइंड। ठीक है, जो कि उस वो इवेंट्स जो उसके माइंड में होते हैं उनको कागज़ पर उतारता है, उसको हम ये कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक टाइम है मिन्स्ट्रल। अब मिन्स्ट्रल क्या होता है, मिन्स्ट्रल सादा तो बाद में समझने के लिए ये एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स था जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जो है वो परफॉर्म करता था, और अपने परफॉर्मेंस के दौरान जो है वो जो सॉन्ग्स ये सिंग करता था उनमें ये इनको डिस्टेंट प्लेसेस वगैरह की और एग्जिस्टिंग प्लेसेस की या फिर जो इमेजिनरी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में जो है वो सॉन्ग्स जो हैं वो सिंग किए जाते थे। ठीक है, अब आप इसको सिर्फ एक सिंगर की हैसियत से याद रख सकते हैं, जस्ट टू कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस हुए, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो हमारे पास जो है चांसलर डिगास्टे आता है। अब चांसलर डिगास्टे के बारे में अगर हम बात करें तो चांसलर डिगास्टे जो है ये बेसिकली इसका जो मीनिंग है अगर हम उसकी बात करें तो ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफ डीड्स। ठीक है, और इट मीन्स टू प्रेज नोबल्स एंड नाइट्स हु वेंट टू सेव देयर कंट्रीज़। ठीक है, अब क्या है कि एक प्रोमिनेंट लेजेंड जो है विच वाज रिटन बाय ऑथेरियन लेजेंड्स। ठीक है, वो क्या था कि बेसिकली बात क्या थी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो ऑथेरियन किंग ऑथर की जो स्टोरीज़ हैं ये बेसिकली रिवॉल्व करती हैं अराउंड किंग ऑथर। ठीक है, किंग ऑथर जो है वो एक ऐसा, और सिर्फ उसी के गिर्द रिवॉल्व नहीं करते बल्कि उसके जो 12 नाइट्स हैं उनकी भी इसमें बात होती है। ठीक है, और ये कहा जाता था कि लॉन्ग लॉन्ग अगो, ठीक है, देयर वाज अ किंग। ठीक है, और उसका क्या था कि वो ब्रिटेन में रहता था। ठीक है, उसके 12 नाइट्स थे, और फिर क्या था कि वो उसके नाइट्स और वो जो है वो सब जो है वो राउंड टेबल के गिर्द बैठते थे और दे वेंट ऑन डिफरेंट क्वेस्ट। ठीक है, टू फाइंड होली ग्रेल। अब नाउ व्हाट इज़ होली ग्रेल? होली ग्रेल बेसिकली उस बॉल को कहते हैं इन विच जीसस क्राइस्ट हैज़ हिज लास्ट सपर, अपना लास्ट सपर, अपना लास्ट वो खाना जो था वो उन्होंने उस बॉल में खाया था। ठीक है, अब उनका ज़ाहिर है इसका मकसद क्या था कि वो स्पिरिचुअल जर्नी, अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो ये काम करते थे। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल जाते थे इस तरह डिफरेंट उसके अंदर टेबल के गिर्द बैठकर। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि वो जो इंटायर रिंग था हमारा इस किंग ऑथर का, वो टूटा कब? व्हेन इट केम डाउन, जब व्हेन वन ऑफ द नाइट्स ऑफ किंग ऑथर हैज़ एन अफेयर विद हिज ऑन वाइफ। उसका अपना जो किंग ऑथर की जो अपनी बीवी थी और जो उसका अपना एक नाइट था, वो दोनों आपस में अफेयर जो है वो चला रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम जो है बात कर लेते हैं कि इधर एक बुक है जो मैंने आपको यहाँ मेंशन की है। इस बुक का नाम है जॉफ्रे मर्मेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो जॉफ्रे मर्मेंट्स है ना, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ये थॉमस मेलोडे का एक वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे जो है वो इंडिया में भी डिफरेंट जो उनके एग्ज़ाम्स होते हैं NTS और ये इससे रिलेटेड, और जो पाकिस्तान के अंदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर एग्जांपल PPSC, PMS, CSS, इन सब में जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये पूछा जा सकता है। इसका राइटर ये है, और फिर दूसरी बात ये है कि आप इसको अगर कोशिश करें कि अगर आप इसको इन डिटेल नहीं भी पढ़ सकते तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ज़रूर ले लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो है हमारे पास और भी जो है कुछ चीज़ें लिखी गई। उनमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ आती है कि यहाँ पर द आउल एंड द नाइटिंगेल एक बुक है। ठीक है, आउल एंड द नाइटिंगेल जो है इसको लिखा गया। ठीक है, और ये जो बेसिकली बुक है, अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं तो ये जो है बहुत ज़्यादा टेल्स और स्टोरीज़ पर मुश्तमिल एक बुक थी जो उसको फ्रेंच से ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, लैटिन की भी एक बुक यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, और वो है वो जो बुक है उसका क्या नाम है, अगर मैं आपको वो बताऊं तो इसका नाम है हिस्टोरिया रिलीजन ब्रिटानिया। ठीक है, ये जो बुक है ये एक लैटिन में लिखी गई है, तो वहाँ से हमें क्या पता चला कि एजुकेटेड क्लर्जी में से कोई शख्स था जिसने ये बुक लिखी, और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि वो इतनी फेमस है कि शेक्सपियर ने अपने जो ट्रेजेडी लिखी थी किंग लियर, उसमें उसने इसके रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने इसके रेफरेंसेस को जो है वो
कोट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है कि द आउल एंड द नाइटिंगेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास द पर्ल है। अब द पर्ल जो है ये एक पोम है, और ये जो पोम है ये 14th सेंचुरी की एक पोम है, और इसमें हमें जो है वो जो एक नाइट ड्रीम और वो चीज़ जो है वो नज़र आती है, ड्रीम विजन की अगर हम बात करें। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मिडीवल एलिगरी भी जो है वो पाई जाती है। अब एलिगरी के बारे में तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अगर हम बात करें कि ड्रीम विज़न क्या होता है, तो इसमें क्या है कि आपका जो आप ख्वाब में रात को देखते हो, वो जो आपकी उसमें विज़न बनी होती है, जो आपके जहन में बैठा होता है ख्वाब, उससे आप जो हो वो अपनी पोम्स में इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर देते हो। फॉर एग्जांपल चौसर में आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेगा। चौसर पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसके नाम एक डिटेल वीडियो मैं डेडिकेट करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चौसर ने जो है फॉर एग्जांपल अपनी कैंटरबरी टेल्स के अंदर जिसका इनकम्प्लीट और बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट वर्क है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स को, नाइट्स को डिस्कस किया है। उसके अलावा उसने वाइफ ऑफ बाथ को डिस्कस किया है। बहुत सारे और कैरेक्टर्स जो हैं उनको उसने डिस्कस किया है। तो वो सब जो उसने ख्वाब में देखा वही उसने बताया। ठीक है, वो सब जो है कैंटरबरी में जाते हैं और वहाँ पर अपनी अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो सुना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पर आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये किंग ऑथर की पिक्चर भी मैंने यहाँ पर डाली है स्लाइड पे, फिर आपको आइडिया देने के लिए कि राउंड टेबल के गिर्द वो किस तरह से बैठते थे। और ये भी यहाँ पर किंग ऑथर और उसके नाइट सी की कुछ पिक्चर्स हैं, और ये उस बुक की पिक्चर है जिसका मैंने आपको जिक्र किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रोमांसेस उस टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा होते थे। अब रोमांसेस के लिए अगर हम ये बात देखें कि ये जो रोमांसेस थे दे आर फेमस फॉर देयर टेल्स। ठीक है, और इनका जो लिटरेरी स्टाइल था वो बेसिकली बोरो किया गया था फ्रेंच और लैटिन से, यानी फ्रेंच और लैटिन जो लैंग्वेज थी, उस दोनों लैंग्वेजेस में जिस स्टाइल की चीज़ें लिखी जाती थी उसी स्टाइल से इसको भी लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि मोरालिटी प्लेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो प्लेस हैं ये फॉर्म ऑफ एलिगरी में लिखे जाते थे। और एलिगरी बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं कि एलिगरी जो है उसमें हमारे पास जो लिटरल मीनिंग है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द सरफेस मीनिंग। ठीक है, लिटरल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सरफेस मीनिंग। सरफेस मीनिंग और होता है, लिटरल मीनिंग और होता है। इसमें जो इसके जो भी करेक्टर्स पाए जाते हैं, जो भी प्लेसेस, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन सब के अपने लिटरल मीनिंग्स भी होते हैं और सरफेस मीनिंग्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ द मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस में यहाँ पर बिब्लिकल स्टोरीज़ को डिस्कस किया जाता था, डिवाइन स्टोरीज़ को डिस्कस किया जाता था, सेक्रेड हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता था। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फॉल ऑफ मैन को, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैनिशमेंट फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, और फिर जो सब कुछ हुआ लाइफ ऑफ क्राइस्ट के बारे में, ये सारी जो चीज़ें थी ये मेजर थीम्स थे इन मेरिकल प्लेस के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है सटायर। अब इनमें बहुत ज़्यादा जो सटायर है वो भी किया जाता था। अब सटायर बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं, और वो लिटरेरी डिवाइस क्या होती है कि उसमें हम जो हैं वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम थ्रू डिफरेंट थिंग्स लाइक एनिमेशन, एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून्स, हम जो है अपनी चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम डायरेक्टली जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि आप अपने जो थॉट्स हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, उनको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो फिर राइटर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी राइटिंग्स के अंदर ये काम करते हैं और इस चीज़ का जो है वो सहारा लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सटायर के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वो कोरोसिव सटायर होता है, या उसको पंजेंट सटायर भी कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिटर होता है। और कॉमिक सटायर में ये आता है कि आप जो है वो एनिमल एलिगरी कर लो, एनिमल्स के थ्रू चीज़ों को पोर्ट्रे कर लो, या फिर आप एक एनिमेटेड मूवी, कार्टून्स के थ्रू कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देखें, इसकी दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। गुलिवर ट्रैवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास यही है कि गुलिवर ट्रैवल्स के अंदर उसने बोने दिखाए, उसने एक वो वाली चीज़ दिखाई, लेकिन एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली वो एक फोकस कर रहा है किस चीज़ पर, वो फोकस कर रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ जो सोसाइटी है उस वक्त, उस पर, जो कि बहुत ख़राब थी। ठीक है, उसको उसने क्रिटिसाइज़ किया है, सटायर किया है, पंजेंट सटायर है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉमिक सटायर, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास और पंजेंट भी है कहीं कहीं। फिर एनिमल फॉर्म्स आ जाता है। एनिमल फॉर्म्स के अंदर उसने एनिमल्स को यूज़ किया, लेकिन एज द नरेटर्स, एज द करेक्टर्स। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि यहाँ पर जाहिर की बात है कि वो जो चीज़ें बयान हुई हैं वो सारी ह्यूमन की क्वालिटीज़ और उनकी ट्रेट्स जो है वो डिस्कस की गई हैं, तो एनिमल्स के अंदर तो वो होती नहीं। तो इस तरह से उसने जो है वो सटायर किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता
आता है कि जो मोरालिटी प्लेस हैं, मोरालिटी प्लेस के अंदर जो है वो दो चीज़ें होती थी, गुड और बैड, इवल और विर्च्यू, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें थी ये डिस्कस की जाती थी। यहाँ पर एक कैरेक्टर जो है वो इवल होता था, एम्बॉडीमेंट ऑफ इवल होता था, एक करेक्टर जो है वो एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस, द एम्बॉडीमेंट ऑफ विर्च्यू होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि एक अच्छा इंसान होता था, एक बुरा इंसान होता था, और एट द एंड जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उसकी जो है वो फतह होती थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि मोरालिटी प्लेस जो है उनको एलेगोरिकल फॉर्म में लिखा जाता था। साल्वेशन ऑफ सोल यानी रूह की पाकीज़गी और रूह की सफाई जो है वो मेजर थीम्स हैं इन प्लेस के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इनमें डिवाइन स्टोरीज, सेक्रेड हिस्ट्री, ये सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है कि जो मेरिकल प्लेस हैं उनको हम मिस्ट्री प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रेंड में रहे 1154 से लेकर 1603 तक, यानी आपकी जो रेनेसां है उसमें भी कुछ ना कुछ इनका जो है वो टाइम रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है विलियम लैंगलैंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट हैं, और इनकी जो क्वेश्चन है वो पहले PPSC के एग्ज़ाम में गालिबन 2017 के पेपर में जो है वो आ चुका है। और क्वेश्चन जो है वो मैं भी आपको बताती हूँ कि वो बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि विलियम लैंगलैंड थे कौन, ठीक है। वो कंटेम्प्रेरी थे चौसर के, ठीक है, एक पोइट थे और एक ऑथर हैं वो विजन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लॉमैन के, ठीक है। और यही क्वेश्चन आया था कि इसके ऑथर का जो है वो नाम आप बता दें, इस बुक के ऑथर का, ठीक है। विलियम लैंगलैंड जो है वो एक मॉरलिस्ट भी थे, क्लासिकल वर्क भी था उनका। अब जो भी मॉरलिस्ट है या जो भी ये चीज़ आपने हर जगह आपको कॉमन नज़र आएगी कि मॉरलिस्ट जो है वो फिर जो है वो स्टाइलिस्ट के साथ भी है, वो सटायर भी करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपने जहन में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जॉन गोवर, ये भी जो है वो 1325 से 1408 का इनका टाइम स्पैन है, ठीक है। और ये जो है इनका क्या है कि लाइफ स्पैन ये है। और उसके बाद क्या है कि ये इन्होंने बहुत सारा वर्क जो है वो ये चौसर के फ्रेंड थे, ठीक है। फ्रेंच में भी इन्होंने लिखा, लैटिन में भी इन्होंने लिखा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में भी इन्होंने लिखा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में चूँकि बहुत कम लिखा तो थोड़ा बहुत ही हमें काम मिलता है। तो जो काम मौजूद है अगर उसकी बात कर ली जाए तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है कन्फेशियो अमेंटस, ठीक है, कन्फेशियो अमेंटस। और BR मलिक जो है वो अपनी बुक में कन्फेशन अमेंटस भी लिखता है, ठीक है। और ये जो है ये एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। और ये 33,000 लाइन्स पर, एग्जैक्ट फिगर इसका बता रही हूँ, 33,000 लाइन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और ये आर्ट ऑफ लव के बारे में बात करती है, ठीक है, उस पर बेस करती है। फिर हमारे पास जो ये बात है कि ये सटेरिकल भी है, नरेटिव भी है, वो मॉरलिस्ट भी थे, वो सटायर भी करते थे, और वो एक नरेशन वाला स्टाइल भी उनका था क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये जो है ये एक प्रॉफिट को जो है एज अ करेक्टर अपने इसमें इन्होंने यूज़ किया है अपनी पोइम्स में, वो जो है वो बुराई का जो है वो खात्मा करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है कि ये जो थे ही वॉज द बिलीवर ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, और इसमें इनका कहना ये था कि इस वजह से वो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि अभी जो न्यू एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम्स राइज हो रहे हैं, उनसे ऐसा ना हो कि मुआशरा जो है वो अपनी साख खो बैठे, अपनी जो बुनियादें हैं, अपने जो फंडामेंटल्स हैं, फाउंडेशंस हैं, उनको ना खो बैठे। तो वो कहते थे कि हमें इस फ्यूडल सिस्टम ही को जो है वो फॉलो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर ये वीडियो जो है वो एंड करती हूँ मैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। आई होप इट्स ऑल क्लियर। कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.